हाँ। हेलो स्टूडेंट। आज हम सब लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रनिंग चैप्टर को फिर से आज डिटेल्स थ्योरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग पिछले क्लास में नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़े ही थे, और नोमेनक्लेचर के बाद हम फार्मूला को कैसे राइट करेंगे ये भी हम लोग देखे थे। हम लोग ये देखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम राइटिंग करेंगे फार्मूला को, तो क्या कहे थे कि सेंट्रल मेटल एटम को फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लिगैंड को दे लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे कि निगेटिव ये आपका जो लिगैंड का ऑर्डर हम बताए थे उसको हमको नोट करना है। उसके बाद हमको बाकी फिनोमिनन को यूज करनी है। आज हम क्या करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे कि कंपाउंड का आइसोमेरिज्म क्या होता है। क्योंकि ये कंपाउंड हमारा जैसे देख रहे हो कि आइसोमेरिज्म, तो यहाँ भी जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म को हम लोग पढ़े थे, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ने को होता है। यहाँ भी हमारा सिमिलर टर्म्स से हम केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे आइसोमेरिज्म के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफर करेगा। क्यों डिफर करेंगे? क्योंकि उसका या तो पोजीशन लिगैंड के अलग हो जाएंगे, या स्पेस में उसका अरेंजमेंट भी डिफर कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसकी केमिस्ट्री बदल जाएगी। मतलब केमिस्ट्री बदल जाने की मतलब क्या है कि कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगे। अब हम आइसोमेरिज्म को ब्रॉडली डिवाइड किए हैं टू पार्ट में। एक हमारा जो होगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, और सेकेंड जो मेरा होगा वो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होगा। अब हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारा क्या होगा, तीन आइसोमेरिज्म होंगे। इसके अंदर भी हमको तीन तीन आइसोमेरिज्म को देखने को मिलेगा। एक आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? लिंकेज। कौन आइसोमेरिज्म? लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकेंड को हम लोग कहते हैं, सेकेंड को कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन, है ना। एंड थर्ड को हम लोग कहते हैं क्या चीज? कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। और एक लास्ट और चार जो जिसको कहा जाता है सॉल्वेशन। क्या कहा जाता है? सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म। मतलब क्या है कि हमारा जो आइसोमेरिज्म है उसको क्या करनी है कि चार भाग में डिवाइड किया है। एक लिंकेज है, फिर आयोनाइजेशन है, फिर कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद सॉल्वेशन है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा? तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि लिगैंड का लिगैंड ऐसे लिगैंड लिए जाएंगे जिसके दो एटम होंगे, ऐसे होंगे जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता हो। मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऐसा, मान लीजिए कि हमारा NO2 है, तो NO2 में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसका नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ सकता है। और उसमें जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और वो ऑक्सीजन भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ सकता है। यदि N जुड़ गया तो उसका कुछ और आइसोमर्स होंगे। अगर O जुड़ेंगे तो वो अलग आइसोमर्स हो करेंगे। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म का, तो आप क्या पाओगे लिंकेज आइसोमेरिज्म का? पाओगे क्या? जैसे एक एग्जांपल अगर ले लें कि ये हमारा कोबाल्ट है, और ये हमारा NH3 है, और ये हमारा है NO2। ठीक है। तो आप क्या देखोगे, ये 2+ है। अगर इसी का हम क्या करते हैं कि ये हमारा कोबाल्ट ही है, और ये हमारा NH3 है, और ये ONO है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर 2+ आयन है। अब आप क्या देखोगे कि लिंक के आइसोमेरिज्म में क्या है कि ये तो सेंट्रल मेटल एटम है ही,
और इससे हमारा जो लिगांड है वो देखिए क्या चीज है, NH3 की संख्या कितनी है, NH3 की संख्या है 5, दोनों में NH3 की संख्या कितनी है 5। तो यहाँ भी हमारा NH3 है, इस पोजीशन पर भी हमारा NH3 है, और इस पोजीशन पर भी हमारा NH3 है। यहाँ भी हमारा क्या चीज है, मान लीजिए NH3 है, और यहाँ भी हमारा NH3 है, और इससे जुड़ा हुआ है हमारा क्या चीज, NO2। ये एक आइसोमर्स है। अगर हम इसी का अगर दूसरा बनाएं, ये हमारा कोबाल्ट है, और इससे जुड़ा हुआ हमारा ये है NH3 है, इससे जुड़ा हुआ हमारा NH3 है, इससे जुड़ा हुआ चीज हमारा NH3 है, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ हमारा क्या चीज है, NH3 है, इससे जुड़ा हुआ NH3 है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है O, और देन जुड़ा हुआ है NOO। अगर ऐसा मतलब यह कह सकते हो क्या, कि अगर आप ऐसा कर सकते हो कि ये आपका क्या चीज है, ये जुड़ा हुआ है O, और तब जुड़ा हुआ है इससे ONO जुड़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सेंट्रल। यहाँ देख रहे हो क्या लिंकेज में क्या डिफरेंसेस है, कि यहाँ कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ कोबाल्ट के साथ NO2 का नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ लिंकेज बदल, लिंकेज ऑफ एटम मतलब लिगांड का जो एटम है वो सेंट्रल एटम के साथ जो जुड़ा NO2 का, तो एक में NO2 का नाइट्रोजन जुड़ रहा है, और दूसरे में हम क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं कि वो NO2 का नाइट्रोजन नहीं बल्कि उसका ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ जुड़ रहा है। तो ये हमारा जो है डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस होते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म का। ये हमारा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के साथ किसी एक या किसी दो या मोर लिगैंड का सेंट्रल एटम का जो लिगैंड के साथ लिंकेज बॉन्ड है वो बदल जाएगी, इसलिए हम ऐसे आइसोमर को लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे हम आते हैं क्या चीज पर, आगे आते हैं हम लोग आयोनाइजेशन पर। तो जब हम आयोनाइजेशन पर आएंगे तो देखिए क्या होगा, यह अंडो, हम आते हैं क्या चीज, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। जब हम आयोनाइजेशन पर आएंगे तो देखेंगे क्या, जैसे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कि ये हमारा है CO, और ये हमारा NH3 का होल 5, और ये हमारा Br है, और दूसरा एक एग्जाम्पल्स ये हमारा है क्या चीज़, यही लिख देते हैं कि ये कोबाल्ट ही है, और ये हमारा NH3 का होल 5, और ये है सल्फेट, यहाँ मान लो क्या है सल्फेट बाहर है, और यहाँ क्या है सल्फ Br बाहर है। अब देखिए क्या चीज है कि यहाँ आप क्या देखोगे कि आयोनाइजेशन मतलब इसका जब हम आयन करें, अगर प्रॉपर सॉल्वेंट में इसको डाल दें, प्रॉपर सॉल्वेंट में जब डालेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये हमारा कोबाल्ट है, और ये NH3 जो है वो तो रहेंगे ही, इसकी संख्या जो 5 है वो तो होगा ही, और इसके अंदर ब्रोमीन रहेंगे ही, और ये हमारा 2+ हो जाएंगे, और ये सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन जो है हमारा आयन के रूप में निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब देखिए फॉर्मूला यहाँ भी कोबाल्ट कोबाल्ट है, अमोनिया अमोनिया है, 5 की संख्या में अमोनिया है, 5 की संख्या में ब्रोमीन है, तो यहाँ क्या है सल्फेट है, और इसमें सल्फेट है, यहाँ सल्फेट, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, मतलब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसमें कोबाल्ट है, अमोनिया है, ब्रोमीन है, सल्फेट है, तो है दोनों में है। लेकिन देखिए अरेंजमेंट के चलते इसकी क्या बदल रही है, जब आप देखोगे इसको फिर प्रॉपर सॉल्वेंट में आप डाल दोगे तो देखोगे क्या कि ये कोबाल्ट तो रहेंगे ही, अमोनिया तो आपका जो है वो रहेगा ही, कितनी संख्या में 5 है ही, और सल्फेट आयन इधर रहेंगे, ठीक है। और यहाँ ये हो जाएगा प्लस, और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये SO4, ये सॉरी सॉरी सॉरी,
ये क्या हो जाएंगे, और हमारा सल्फेट तो अंदर है, ब्रोमीन माइनस हो जाएगा। इससे क्या आपको पता चला, पता ये चला कि एक केस में देख रहे हैं सल्फेट आयन के रूप में निकल रहा है, दूसरे केस में देख रहे हो कि ब्रोमीन आयन के रूप में निकल रहे हैं। इसका मतलब है इसको आयोनाइजेशन, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब हम प्रॉपर सॉल्वेंट में इसको ऐड करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि आयन हमको डिफरेंट मिलता है। मतलब एनायन के रूप में एक कंपाउंड में हमको सल्फेट मिलता है, तो दूसरे कंपाउंड में एनायन के रूप में हमारा ब्रोमाइड मिलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहने के बावजूद। तो ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे आइसोमर को हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। तो हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दो आइसोमर को हमने पढ़ा। किसको पढ़ा, एक आयोनाइजेशन पढ़ा और दूसरा हमने लिंकेज को देखा। लिंकेज में क्या था, लिगांड सिमिलर थे, सेंट्रल मेटल एटम सेम थे, केवल लिगैंड का एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऐड होने का, लिंक होने का तरीका बदल लिया था, इसलिए उसको लिंकेज कहते थे। और आयोनाइजेशन में हम देख रहे थे कि मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सिमिलर है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, लिगैंड सेम है, लेकिन आयन क्या हो जाते हैं, डिफरेंट बनते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, ये आइसोमर्स के रूप में देखने को होता है। आगे होता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर में हुआ, जैसे अगर आप मान लीजिए एक लिगांड है कोबाल्ट है, और ये हमारा क्या चीज़ है, NH3 है, और इसकी संख्या 6 है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्लोज किया। दूसरा केस ये है कि ये हमारा क्रोमियम है, इससे जुड़ा हुआ हमारा CN की संख्या है, ये भी 6 के रूप में है, ठीक है। अब देखिए क्या है, मतलब यहाँ देखोगे कि कोबाल्ट के साथ अमोनिया लिंक है, दूसरा हम क्या देख रहा है कि क्रोमियम के साथ Cl6 है। अब हम लिगांड को चेंज करते हैं, इसके लिगांड को इसमें ले आते हैं और इसके लिगांड को इसमें ऐड कर देते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम जो है वैसा ही रहेगा, तो आप क्या पाओगे, जैसे ये हमारा कोबाल्ट है और इसमें अब आ जाएगा Cn, इसकी संख्या की इतनी हो जाएगी 6, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसमें क्या है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम रहने दिया, और यहाँ क्या हो गया कि अमोनिया की संख्या 6 कर दिया। क्या डिफर हुआ, मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बदल गए। क्या बदल गए कि देखिए, लिगैंड, यहाँ लिगैंड क्या था, कोबाल्ट के साथ अमोनिया, यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या हो गया, साइनाइड। यहाँ देखिए क्रोमियम के पास क्या था, Cn, यहाँ क्रोमियम के पास क्या हो गया, अमोनिया। मतलब जो मॉलिक्यूल इसके अंदर है वही मॉलिक्यूल इसमें भी है, जो मेटल इसमें है वही मेटल इसमें भी है, लेकिन अंतर ही आ गया कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगैंड पहले लिंक था वो अब नहीं रहा। अब सेंट्रल मेटल एटम तो अपने अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, लेकिन उसका लिगांड को हमने इंटरचेंज कर दिया, इसलिए ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। यह भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट जब हम आते हैं तो क्या देखते हैं, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में हम क्या देखते हैं कि सॉल्वेशन आइसोमर्स में, सॉल्वेशन आइसोमर्स में हमारा क्या होगा, यहाँ भी आप देखिए, जैसे ये हमारा क्रोमियम है, इसके अंदर H2O और ये संख्या 6 है, और क्लोरीन की संख्या कितना है, 3। और इसका हम क्या करते हैं, सेकेंड जो है हमारा वो देखिए, ये क्रोमियम है ना, और ये हमारा H2O है, और ये संख्या मान लीजिए कितनी संख्या है, मान लीजिए 5 है, और एक क्लोरीन इसमें डाल दिया, और ये Cl2 और एक H2O हम बाहर कर दिया। और कर सकते हैं, जैसे ये हमारा क्रोमियम है, ये हमारा H2O है, इसकी संख्या 4, यहाँ क्लोरीन 2 डाल दिया, बाहर क्लोरीन, और डॉट हमारा ट्वाइस H2O कर दिया। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये क्रोमियम है और ये हमारा H2O, और इसकी संख्या कितनी, 3, और तीनों क्लोरीन अंदर में और ये 3H2O बाहर में। अब देखिए सॉल्वेशन आइसोमर्स का मतलब ये हुआ कि आप क्या देख रहे हो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगैंड क्या चीज़ है, एक्वा है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है,
और क्लोरीन उसके साथ है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपका है क्या चीज़ है, क्रोमियम है, H2O है और इसमें क्लोरीन है। मात्र 3 चीज है इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर। ये सारे मॉलिक्यूल्स में यही सब कंपोजिशन है, लेकिन कंपोजिशन सेम रहने के बावजूद हम उसकी अरेंजमेंट को देख रहे हैं क्या चीज़ है, अलग है। अलग क्या है कि इसमें देखो 6H2O है एक साथ और क्लोरीन 3 बाहर है। यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ 5H2O है और एक क्लोरीन अंदर है और एक H2O बाहर आ गए। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ 4H2O एक साथ है और ट्वाइस H2O बाहर है। यहाँ 3H2O एक साथ है और ये बाहर है। तो आपने क्या देखा, इसको सॉल्वेशन कहते हैं। सॉल्वेशन मतलब ये कहते हैं कि जब ऐसे आइसोमर्स को हम जब डालेंगे तो क्या होगी, इसकी सॉल्वेशन एनर्जी अलग अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल एटम के साथ डिफर कर रहा है, इसलिए ऐसे को हम लोग सॉल्वेशन आइसोमर्स कहते हैं। तो हमने देखा क्या कि टोटल 4 तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स था। एक लिंकेज था, दूसरा हमने आयोनाइजेशन देखा, थर्ड हम कोऑर्डिनेशन देखा और फोर्थ हम क्या देखा, सॉल्वेशन। हमने लिंकेज में देखा कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड तो सेम है, लेकिन उस लिगेंड के अंदर जो एटम है उसका अरेंजमेंट, उसका लिंकेज डिफर कर रहा था। फिर हमने देखा क्या आयोनाइजेशन में कि मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मूला तो सेम है, कोऑर्डिनेशन के अंदर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन आयंस अलग अलग डिफर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर लिगांड भी चेंज कर रहे हैं। थर्ड में हमने देखा क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कि सेंट्रल मेटल एटम तो अपने ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बने हुए हैं, लेकिन लिगेंड क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहा है। और चौथा टाइप था सॉल्वेशन, इसमें क्या है कि H2O लिगेंड के रूप में था और क्लोरीन क्या था, आयन के रूप में था, लेकिन H2O बाहर चला गया आयन के रूप में और क्लोरीन अंदर आते गया। फॉर्मूला के अंदर जो इंटाइटिज मॉलिक्यूल्स के थे वो तो सिमिलर था, लेकिन अरेंजमेंट डिफर कर गया, इसलिए हम ऐसे को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट मेरा होगा स्टेरियो आइसोमर्स। तो स्टेरियो आइसोमर में स्टेरियो आइसोमर्स होंगे, इसका भी 2 टाइप होगा। एक होगा हमारा क्या चीज, हाँ शुरू करें। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग देखे 4 काइंड का, लिंकेज को देखे, सॉल्वेशन को देखा, कोऑर्डिनेशन को देखा, आयोनाइजेशन को देखा। इसमें हम देख रहे थे क्या कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसका लिंकेज या उसका लिगांड के रूप में या आयंस के रूप में उसकी पोजीशन बदल रही थी। लेकिन अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम तो अपनी पोजीशन पर ही होगी, लिगांड का अटैचमेंट भी सिमिलर एटम से ही होंगे, सेम एटम से ही होंगे, लेकिन स्पेस में उसका अरेंजमेंट बदल जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है तो वो राइट पोजीशन पर चला जाएगा, या अगर कोई लिगैंड टॉप पर है तो वो क्या जा कहाँ जाएंगे, बॉटम में आ जाएंगे, है ना। या इन फ्रंट अगर कोई लिगैंड्स हैं तो वो बैक साइड चला जाएगा। मतलब क्या होगा कि लिगैंड का स्पेशियल अरेंजमेंट बदल जाएंगे, इसलिए उससे जो आइसोमर्स बनेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोले। जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मान लो कि हमारा प्लेटिनम है, क्या चीज़ है, प्लेटिनम है, और ये हमारा क्या चीज़ है, NH3 का होल 2 और ये Cl2 है एक, और दूसरा हमारा है यही CO है और ये हमारा NH3 का होल 4 और ये Cl2 है। ठीक है, यही है, दोनों एक है। देखिए ये क्या चीज़ है, इसका जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब देखेंगे तो देखिए इसका क्या अरेंजमेंट देख सकते हैं। जैसे ये हमारा प्लेटिनम है, तो इस प्लेटिनम के साथ हम 4 NH3 का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये NH3 है, ठीक है, ये हमारा NH3 है और ये भी हमारा NH3 है
और ये भी हमारा NH3 है। और इसके साथ जो क्लोरीन है हो सकता है हम इस तरह से अरेंज कर दिया, है ना। अगर हम चाहेंगे तो क्या देख रहे हैं कि NH3 अपने अपने पोजीशन पर है, लेकिन इसकी चेंजिंग हम ये कर सकते हैं कि ये हमारा PT है, और क्या कर सकते हैं इसका ये पोजीशन पर हम क्लोरीन ला देते हैं, इस पोजीशन पर NH3 को ला देते हैं, और ये पोजीशन पर हमारा क्या चीज़ है NH3 है, ठीक है। और इस पोजीशन पर हमारा फिर क्या आ जाएंगे क्लोरीन आ जाएंगे, और यहाँ हमारा क्या हो जाएंगे NH3 आ जाएंगे, और ये हमारा क्या चीज़ है NH3 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी जो हमारा क्लोरीन का जो पोजीशन था यहाँ नीचे डाउनवर्ड, वो कहाँ चला गया, क्या कहाँ चला गया, ये राइट साइड में चला गया। मतलब मॉलिक्यूल का तो हमारा जो है ये मॉलिक्यूल का जो पोजीशन है वो तो हमारा बदल गया, फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्पेस में इसकी बनावट सही नहीं है। या अगर हम कह दें कि एक हमारा है, जैसे मान लीजिए हमारा निकेल्स है और इसके साथ हमारा CN की संख्या 6 है और ये 2- है, तो अगर हम देखें ये CN है ये, और इसमें CN6 2- हाँ। तो अगर हम नहीं सॉरी ये एग्जांपल पुट नहीं करेंगे। अगर हम ये अगर एग्जांपल ले लें कि ये हमारा ये कोबाल्ट है और इसके साथ हमारा मान लो H2O की संख्या जो है कितनी है 4 है, और क्लोरीन की संख्या 2 है। तो इसका अरेंजमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो देखोगे क्या कि ये हमारा कोबाल्ट है, और इधर हम क्या चीज़ है H2O लगा दिए, ये साइड भी हम H2O लगा दिए हैं, और यहाँ भी हम क्या लगा दिए हैं H2O, और यहाँ भी लगा दिया क्या चीज़ H2O। और दोनों क्लोरीन जो है ये क्लोरीन जो दोनों हैं ये दोनों क्लोरीन जो है वो कहाँ लगा दिया इस पोजीशन पर, ये हमारा क्लोरीन इस पोजीशन पर है। हम ये कर सकते थे, देखिए कि क्लोरीन की पोजीशन क्या है टॉप है और लेफ्ट साइड में है। अगर हम इसी को करना चाहेंगे, ये हमारा कोबाल्ट है और ये हमारा H2O है, ये हमारा H2O है, और यहाँ मान लीजिए हम क्या करते हैं क्लोरीन लगा दिया, और ये हमारा क्या चीज़ है H2O का पोजीशन है, और यहाँ हम क्लोरीन लगा दिया, और ये हमारा क्या चीज़ है H2O का पोजीशन। देखिए क्या डिफरेंसेस है कि क्लोरीन इधर लेफ्ट साइड में था, हम यहाँ क्या कर दिया राइट साइड में कर दिया। और क्या देख रहे हैं कि यहाँ 3 जो अगर मेल देखना है हमको तो देखिए 3 H2O बॉटम में है, अगर ये प्लेन ले ले तो ये नीचे है, यहाँ तीनों H2O नीचे नहीं है बल्कि क्या चीज़ है एक साइड में है। तो ऐसे पोजीशन को या ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम और अगर सिंपल अगर इसको हम सिंपल तरीके से अगर हम और समझना चाहें तो बहुत अच्छा तरीका इसका ये है कि अगर हम 4 लिगांड के साथ इसको अरेंज करें, है ना, तो और क्लियर होगा। लिगांड की संख्या जब अगर हम कम रखेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। जैसे अगर आप देखोगे कि मान लो हमारा ये है ये क्रोमियम है और इसके साथ हमारा जो है NH3 की संख्या है, इसकी संख्या जो है मान लो कितना है 2 है, और इसमें हमारा क्लोरीन की संख्या भी है 2, और मान लो इसमें हमारा क्या चीज़ है ब्रोमीन की संख्या भी कितनी है 2 है, और ये हमारा है। अब आप क्या देखोगे कि ये क्रोमियम है, इसका NH3 जो हमारा है ये मान लो हमारा NH3 है, इस पोजीशन पर मान लीजिए हमारा क्या चीज़ है NH3 है। और मान लेते हैं कि हमारा दोनों क्लोरीन जो है ये साइड है और दोनों ब्रोमीन जो है हमारा इस पोजीशन पर है, मान लीजिए ऐसा कोई पोटेशियम कंपाउंड है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्लोरीन एक साइड में है। अब हम क्लोरीन को देखो बता, दोनों ब्रोमीन एक साइड में है, अमोनिया तो ठीक है
अपने पोजीशन पर है। हम इसमें चेंजिंग ये कर सकते हैं कि ये क्रोमियम अपने जगह पर है ना। हम इसका क्या करते हैं कि ये क्लोरीन एक इधर कर दिया और दूसरा क्लोरीन इस साइड रहने दिया, यहाँ एक ब्रोमीन रहने दिया और दूसरा ब्रोमीन जस्ट अपोजिट कर दिया। अमोनिया अपने पोजीशन को मेंटेन किए हुए सपोज। तो आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं ये कि पहले दोनों एक तरफ था तो इसको सिस मानता था, अब दोनों अपोजिट साइड में चला गया तो इसको ट्रांस कहते हैं। तो अगर कोई लिगेंड्स अपनी पोजीशन में एक दूसरे का अपोजिट में चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जब सेम साइड में होता है तो उसको सिस आइसोमर्स कहते हैं, और जब अपोजिट साइड में होगा तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर्स कहेंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में सेंट्रल मेटल एटम के साथ सेम लिगांड यदि एक साइड में होंगे, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड या टॉप या बॉटम में है, तो ऐसे को हम लोग सिस आइसोमर्स कहते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर हो जाए सिमिलर लिगांड्स, एक लेफ्ट साइड में है तो दूसरा कहाँ हो जाए, राइट साइड में, तो अपोजिट को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी कहते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी आइसोमर्स कहेंगे। तो हमने देखा यहाँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस दो आइसोमर्स बना। एक सिमिलर साइड में अगर सेम लिगेंड्स हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस आइसोमर्स, और अगर अपोजिट में है तो उसको हम लोग एंटी आइसोमर्स कहते हैं। अब एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग कैसे देखेंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे कि सबसे पहले तो ये देखना है कि पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे कि कंपाउंड में कायरलिटी होनी चाहिए। कायरलिटी का मतलब होता है कि कंपाउंड को हम किसी भी एंगल से या किसी भी प्लेन से या किसी भी एक्सिस से टू इक्वल डिवीजन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने पॉम को टू इक्वल डिवीजन करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्सियली इसको डिवाइड करना चाहें टू इक्वल पार्ट में तो क्या देखेंगे, क्या पाएंगे कि एक साइड में मेरा थंब है तो दूसरे साइड में क्या है, लिटिल फिंगर है। अगर हम इसको बाय प्लेन डिवाइड करना चाहेंगे तो एक साइड में हमारा स्किन पोर्शन आएगा, है ना, और दूसरे साइड में सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी स्किन पोर्शन आएंगे, है ना। मतलब दोनों का अलग अलग अरेंजमेंट है। अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो क्या पाएंगे, एक साइड में हमारा फिंगर आ जाएंगे और दूसरे साइड में हमारा बेस आ जाएगा। तो क्या होगा, इक्वल डिवीजन नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे कोई कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के होंगे जिसको हम किसी भी एंगल से टू इक्वल डिवीजन करना चाहें या किसी भी प्लेन से टू इक्वल डिवीजन करना चाहें या किसी भी एंगल से करना चाहें, अगर उसका नहीं हो तो वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा। अब बनेगा क्या, कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे कि वैसे ऑब्जेक्ट पर या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम डालेंगे उस पर तो क्या होगा कि उससे हमारा एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। और वो इमेज कैसे होगा, सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोज मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वो ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारा वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस पर जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ेंगे तो उससे रिटर्न हो करके एक क्या बनेगा, एक किसी प्लेन के ऊपर या सरफेस के ऊपर उसकी आकृति बनेगी। लेकिन आकृति तो बन जाएगी, इमेज तो उसका बन जाएगा, लेकिन जब लाइट गया, मान लीजिए हमारा ईस्ट टू वेस्ट गया तो लौट करके वेस्ट टू लेफ्ट ईस्ट आएंगे तो स्वाभाविक है इमेज भी हम इधर से जिस देख रहे हैं कि वो राइट में उसका चीज है, तो जब उसका इमेज बनेगा तो लौट कर करके जब लाइट आएंगे तो उसका वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ लाइट होते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ इमेज होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में। तो किसी भी कायरल ऑब्जेक्ट का या किसी भी कायरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो हमारा इमेज होगा वो उसका एनंसियोमर्स कहलाएगा। और यदि फर्दर हम क्या करें कि उसके इमेज में या उसके ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट में ट्विस्टिंग कर दें और देन फिर अगर हम उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट के बम्बार्डमेंट एरिया में रखें
तो उससे भी जो हमारा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेंगे वो इमेज तो बनेंगे। अब ये ट्विस्टेड वाला का तो हमारा एनंसियोमर होगा, लेकिन फर्स्ट जो विदाउट ट्विस्टिंग इमेज था वो और ट्विस्टिंग के बाद जो हमारा इमेज बनेगा, ये दोनों एनंसियोमर नहीं बल्कि ये दोनों डायस्टेरियोमर्स कहे जाएंगे। तो इसका भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोबाल्ट नाम का एक सेंट्रल मेटल एटम है और इथिलीन डायएमीन अगर हम जोड़ दें इसके साथ, कितनी इथिलीन डायएमीन कितनी संख्या में, 3 की संख्या में यदि जोड़ दें, तब देखिए क्या होता है कि ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा कोबाल्ट है और ये कोबाल्ट के साथ इथिलीन, देखिए ये होता है इथिलीन और डायएमीन, ये है NH2 और ये है इसका NH2। फिर इथिलीन हम यहाँ एक जोड़ दिया यहाँ भी, ये है हमारा NH2, सॉरी इस शेप में जोड़ देते हैं। कुछ कर रहे हैं क्या? अच्छा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक इथिलीन डायमीन, फिर ये एथिलीन डायमीन और ये भी हमारा एथिलीन डायमीन है, दो एमीन है और एक मान लीजिए हमारा फिर है इथिलीन डायमीन, ये C है और ये C है और इससे ये लगा हुआ है NH2 और ये भी लगा हुआ है NH2। आप क्या देखते हो कि इसका डॉट इलेक्ट्रॉन, इसका डॉट इलेक्ट्रॉन, इसका डॉट इलेक्ट्रॉन, इसका डॉट इलेक्ट्रॉन, इसका डॉट मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सभी क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम की ओर आएंगे। सभी इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, सेंट्रल मेटल एटम की ओर आएंगे और इस तरह से ये क्या बनेगा, एक चिलेट बनेगा। चिलेट बनेगा मतलब इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो स्वाभाविक है, देखिए ये दोनों इथिलीन अब इसके नियर बाय आएंगे मिरर में, ये ऐसे हो जाएंगे और ये हमारा NH2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएंगे। और ये जो हमारा सेंट्रल एटम है, देखिए पहले ये हमारा क्या कर रहा था, क्या था, राइट साइड में, अब इसका क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम के लेफ्ट साइड में ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम इधर इथिलीन डायमीन का अगर बात करें, ये हमारा NH2 और ये C और ये हमारा C और इसका NH2 का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर हमारा जो है ये C और ये C और इसका NH2 और इसका NH2, अगर हम इसका लिंकेज अगर इसके साथ करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कैसे बदल गया कि इसका जो लेफ्ट साइड राइट साइड में है वो इसका लेफ्ट साइड में हो गया, इसका जो लेफ्ट साइड में था वो देखिए राइट साइड में आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि मिरर इमेज जो होता है वैसे मॉलिक्यूल का जिसको हम 2 इक्वली डिवीजन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग एनंसियोमर और ऐसे एनंसियोमर को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ग्रुप में रखा जाता है। तो अब आप देखिए कि इस मॉलिक्यूल को अगर किसी भी एंगल से हम डिवाइड करना चाहेंगे, जैसे अगर हम इसको यहाँ से डिवीजन करना चाहेंगे, देखिए 4 अमोनिया एक साइड चला गया और 2 अमोनिया एक साइड रहा। अगर हम इस एंगल से डिवीजन करना चाहेंगे, देखिए ये साइड में 4 अमोनिया चला गया, एक साइड में हमारा कितना हो गया, 2 अमोनिया हो गया। मतलब हम इथिलीन डायमीन की संख्या सिंपल है जी कि इथिलीन डायमीन 2 लिगेंड्स हैं, इसको 2 इक्वली डिवीजन कैसे कर सकते हैं। स्वाभाविक है, एक साइड 2 इथिलीन डायमीन होंगे तो दूसरे साइड में 1 रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जब 2 इक्वल डिवीजन नहीं होगा, ये चिलेट 2 इक्वली डिवाइड नहीं होंगे, तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए एप्लीकेबल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और इस मॉलिक्यूल को जब हम मिरर के पास रखेंगे तो इसका लेफ्ट राइट हमारा इमेज बनेंगे, मतलब ओरिएंटेशन होगा, जो इसका लेफ्ट साइड में है उसका क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा। तो ऐसे इमेज फॉर्मेशन वाला ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं और इससे जो आइसोमर्स बना उसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो ये आपने देखा आइसोमर्स। आइसोमर्स में हमने क्या पढ़ा, आइसोमर्स में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर में 4 पढ़ा, कौन कौन पढ़ा, लिंकेज पढ़ा,
उसके बाद आयोनाइजेशन पढ़ा, फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ा, देन सॉल्वेशन पढ़ा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल में आया, तो स्ट्रक्चरल में हमने पढ़ा क्या, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या पढ़ा, सिस्टम, देन पढ़ा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में हमने क्या पढ़ा, तो हमें इसमें आया कायरल पॉइंट आया, जिसको टू इक्वली डिवीजन नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा मिरर इमेज आया, लेफ्ट राइट में मॉलिक्यूल का डिवीजन कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इसमें मिरर इमेज तो बनेंगे, लेकिन उसके लिए जो हम लाइट यूज करेंगे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करेंगे, मतलब वो सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट होना चाहिए, और वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे टर्म्स हमारे आइसोमेरिज्म में था, और ये टॉपिक को आज हम यहीं एंड करते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे कि थ्योरीज पर आएंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।